वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 41st लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। इसमें हमें स्टार्ट करना है हार्टनेल गवर्नर। अब तक हमने कवर किया हुआ है पोल्टर और प्रोएल गवर्नर और साथ में वॉर्ड गवर्नर, ये तीनों को हमने पढ़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे हार्टनेल गवर्नर। इस हार्टनेल गवर्नर को बोलते क्या है? इस हार्टनेल गवर्नर का दूसरा नाम होता है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। हम बोलते हैं स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। अब इस स्प्रिंग लोडेड गवर्नर की खासियत क्या होती है कि इसमें ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग को इनिशियली हम कंप्रेशन में लगाते हैं। यहां पर ये आपको ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेशन में लगी होती। Initially this spring is inserted in compression। तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा? जब इनिशियली ये कंप्रेशन में होगी तो ये स्लीव को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। जब स्टार्टिंग में ही ये कंप्रेस पोजीशन में लगी हुई है तो ये स्लीव को नीचे की डायरेक्शन में कंप्रेस करेगी, नीचे की डायरेक्शन में भेजेगी, जिसकी वजह से बेल क्रैंक लीवर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस बेल क्रैंक लीवर इज अ सिंगल लिंक। ये जो बेल क्रैंक लीवर यहां पर लगा हुआ है, इस बेल क्रैंक लीवर पर इस बार हमने मास m लगाया हुआ है। तक आपको याद होगा कि जब हम पोल्टर और प्रोएल पढ़ रहे थे तो उन दोनों में मास m को हमने, जहां पर लोअर आर्म और अपर आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। एक तो आर्म जो था वो एक दूसरे को, अपर आर्म जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था स्पिंडल एक्सिस पर, वहां से हमने हिंज किया हुआ था, और जहां पर लोअर आर्म और अपर आर्म एक दूसरे को कट कर रहे थे वहां पर हमने बॉल को प्लेस किया हुआ था पोल्टर में। और प्रोएल में जहां पे लोअर आर्म को हमने एक्सटेंड कर दिया उस वाली रॉड पर। इसमें आप देखो कि मास m को हमने कहां पर लगाया हुआ है? बेल क्रैंक लीवर पर। और ये बेल क्रैंक लीवर पूरी की पूरी एक सिंगल लिंक की तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। तो जब स्प्रिंग को इनिशियली हमने कंप्रेशन पोजीशन में लगा रखा है तो ये पहले से ही क्या करेगा? बेल क्रैंक लीवर को डिफ्लेक्ट पोजीशन में लाके रख देगा। जब ये पहले से ही कंप्रेस पोजीशन में है तो ये स्लीव को नीचे की तरफ ढकेलेगा, और जब ये पहले ही स्लीव को नीचे की तरफ ढकेलेगा तो बेल क्रैंक लीवर की पोजीशन हमारी कैसे हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। देखिए, जब स्लीव नीचे जाएगा तो ये थोड़ा आगे मुड़ जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा बेल क्रैंक लीवर हो जाएगा। अभी जो आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, ये असल में ये पोजीशन इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग को हमने कंप्रेशन में लगा रखा है, कंप्रेशन में फिट किया हुआ है, ठीक है। बेल क्रैंक लीवर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हमने बी नाम दिया है, बी डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ है ए, स्मॉल ए, ठीक है। और यहां पे रोलर देखिए, यहां पे हमने रोलर लगाया हुआ है, ठीक है। रोलर मतलब बेल क्रैंक लीवर का जो एंड है, जो स्लीव के साथ कनेक्शन में होगा, वहां पे रोलर है, तभी तो वो ऊपर नीचे फिसलेगा रोलर की हेल्प से। और ये स्लीव लगा हुआ है जो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बेल क्रैंक लीवर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, किसी एंगल पे झुकेगा। किस तरीके से? देखिए आप यहां पे, ये इसको आप देख पा रहे हो। इनिशियली हमारा जो बेल क्रैंक लीवर है वो इस वाली पोजीशन में है, इनिशियली जो बेल क्रैंक लीवर है वो इस वाली पोजीशन में है, इस तरीके से। यहाँ पे रोलर है और यहाँ पे मास m, बॉल को लगा रखा है, ये देखिए इस वाली पोजीशन में। तो इनिशियली बेल क्रैंक लीवर इस वाली पोजीशन में लगा है, लेकिन आपको मैंने बताया कि जब इनिशियली स्प्रिंग को हमने कंप्रेशन में लगाया है, इनिशियली फिटेड इन कंप्रेशन, इनिशियली इन कंप्रेशन पोजीशन, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब कंप्रेशन में होगा तो इस पर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से काम करेगा। देखिए देखिए यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये FS1। FS1 का मतलब है पहली वाली पोजीशन में जो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा,
तो जब इस पर स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा, ये नीचे जाएगा, तो बेल क्रैंक लीवर, ये पूरी की पूरी हमारी सिंगल लिंक है। जब ये पॉइंट नीचे जाएगा तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो देखिए ये ट्रांसफर हो गया इस तरीके में, ऐसे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, इस वाली पोजीशन में हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, और आपको पता है यहां पर जो भी स्लीव का मास है वो स्लीव का मास नीचे ही लगेगा। फ्रिक्शन अगर नीचे लग रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए फ्रिक्शन प्लस वाली पोजीशन में है, यहां पर फ्रिक्शन प्लस वाली पोजीशन में है, इसका मतलब स्लीव का मास भी नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है। फ्रिक्शन नीचे लगने का मतलब स्लीव किधर मूव कर रहा होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। क्या इस बात को समझ पाए? स्लीव जब ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा तभी तो उस पर फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। इसका मतलब जब ओमेगा 1 स्पीड पे हमारा स्पिंडल एक्सिस मूव कर रही है, ओमेगा 1 स्पीड पर, तो ओमेगा 1 स्पीड पर हमारा स्लीव किधर मूव कर रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। और जब स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड जब कम हो जाएगी तो हमारी दूसरी पोजीशन इस तरीके से हो गई। मतलब एक पोजीशन तो ये हो गई, दूसरी पोजीशन ये हो गई। ओमेगा 1 स्पीड ये हो गई, ओमेगा 2 स्पीड ये हो गई। एक तो पोजीशन जिसमें हमारा बेल क्रैंक लीवर इस वाली पोजीशन में बेंड हो गया, और दूसरा ओमेगा 2 स्पीड जिस पर हमारा बेल क्रैंक लीवर इस वाली पोजीशन में मूव हो गया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखिए बॉल इसमें अंदर की तरफ चली गई। पहले बॉल को यहां पे होना चाहिए था, लेकिन ये इस पोजीशन में मुड़ गई, मतलब बॉल अंदर चली गई। बॉल अंदर कब जाती है? बॉल अंदर की तरफ कब जाती है? जब स्पीड उसकी क्या होती है, कम होती है। क्लियर? तो इसका मतलब इस वाली पोजीशन में स्पीड कम हो गई तो बॉल अंदर चली गई, इस वाली पोजीशन में स्पीड ज्यादा हो गई तो बॉल बाहर की तरफ चली गई। तो ये दो पोजीशन हमने देखा हुआ है, एक ओमेगा 1 स्पीड पर और एक ओमेगा 2 स्पीड पर, जहां पर R1 R2 दोनों अलग अलग पोजीशन पे आपको पता है। मतलब एक पोजीशन में बॉल हमारा यहां पर है और एक पोजीशन में बॉल हमारा यहां पर है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। एक पोजीशन में बॉल अंदर की तरफ आ रही है और दूसरी वाली कंडीशन में बॉल बाहर की तरफ जा रही है, अलग अलग स्पीड पर। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन पर इस पर फोर्स कितना लगेगा? देखिए एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर, यहां पर ये स्क्वायर लिखा है, दिस इज मिसप्रिंट। इस पर देखिए फोर्स, यहां पे बॉल का मास m है, इस पर वेट कितना लगेगा, स्मॉल m इंटू जी, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में स्मॉल m इंटू जी। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b1। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b1। कैपिटल M इंटू जी प्लस FS1 प्लस F डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा 2 वाली स्पीड पर जब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। किस स्पीड पर, ओमेगा 2 वाली स्पीड पर। तो ओमेगा 2 वाली स्पीड पर फोर्स कितना लगेगा इस पर बाहर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इस बार जो आर वाली डिस्टेंस है, आर हम कहां से मेजर करते हैं, स्पिंडल एक्सिस से। तो देखिए स्पिंडल एक्सिस से डिस्टेंस इस बार कितनी है, R1, और इस वाली पोजीशन में कितनी है, R2। तो R1 R2 वाली पोजीशन में अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग फोर्स लगेगा। एम R1 ओमेगा स्क्वायर, यहां पर एम R2 ओमेगा 2 स्क्वायर, एम R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, एम R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। मास ऑफ द बॉल उतना ही है, mg यहां पर भी लगेगा, mg यहां पर भी, बस बॉल की पोजीशन शिफ्ट हो गई, इसमें अंदर की तरफ है और इसमें बाहर की तरफ है। ठीक है, स्लीव का मास देखिए, यहां पर स्लीव है इस तरीके से, जो स्लीव बना था, स्लीव का मास mg हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। देखिए स्प्रिंग फोर्स हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगा, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग को हमने कैसा पुट किया है, इनिशियली कंप्रेशन में है, मतलब स्प्रिंग पहले से ही दबी हुई है, तो वो दबने के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो स्प्रिंग जब पहले से ही कंप्रेस है तो ऑलवेज स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज नीचे की ही डायरेक्शन में लगेगा, ऑलवेज एफ स्प्रिंग नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, एफ स्प्रिंग विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज। तो देखिए यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है, यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स देखिए नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि स्लीव ऊपर जा रहा है, और बाई 2 क्यों किया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया कि बाई 2 हमने क्यों किया हुआ है। क्योंकि ये जो फोर्सेस आते, अगर हम इसकी बात करते, सिर्फ इतने की बात करते, mg
प्लस एफ एस प्लस एफ। तो ये तो पूरे स्लीप पर होता, लेकिन हमें सिर्फ एक पोर्शन को लेकर डील करना है। हमने देखिए आधे पोर्शन को लेकर सिर्फ सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो आधे पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, बाई 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। इसलिए यहां पर दोनों फॉर्मूले में डिवाइडेड बाई 2 हो गया। आगे देखिए, अब यहां से हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए एज अ, पहले हार्टनेल गवर्नर देख लीजिए, बता दिया मैंने स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी होती है। दूसरा, as the speed increases and the balls move away from the spindle axis, the bell crank lever move on the pivot and lift the sleeve against the spring force। ये बात समझ में आ गई कि जब स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ने पर बॉल्स क्या होंगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी। देखिए ये बॉल्स क्या होंगी, स्पिंडल एक्सिस से दूर जाएंगी। बॉल्स देखिए दूर जा रही हैं, इस वाले में पास हैं, इस वाले में बॉल्स दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो देखिए बेल क्रैंक लीवर का जो दूसरा एंड है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब वो स्लीव को क्या करेगा, स्लीव को लिफ्ट करेगा। बेल क्रैंक लीवर मूव्स ऑन द पिवट एंड लिफ्ट द स्लीव अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। क्या करेगा, जब बेल क्रैंक लीवर इस तरीके से है, देखिए बेल क्रैंक लीवर ऐसे है, ठीक है, और यहां पर मैंने बॉल लगा रखी है इस तरीके से। आप इमेजिन करो ये जो व्हाइट कलर है यहां पर, ये जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर बॉल है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ये दिस इज अ सिंगल लिंक, ये पूरी की पूरी एक सिंगल लिंक है। तो ये बाहर की तरफ जाएगा, और जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो देखिए ये वाली रॉड क्या है, ऊपर उठ रही है। तो ये क्या करेगा, स्लीव को लिफ्ट कराएगा ऊपर की तरफ। क्या कराएगा, ये स्लीव को लिफ्ट कराएगा ऊपर की तरफ। वही लिखा हुआ है, लिफ्ट द स्लीव अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। इफ द स्पीड डिक्रीजेस द स्लीव मूव्स डाउनवर्ड। और अगर स्पीड कम होगी तो स्लीव किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर। द मूवमेंट ऑफ द स्लीव इज कम्युनिकेटेड टू द थ्रॉटल ऑफ द इंजन। अब क्या होता है कि वो जो स्लीव का मूवमेंट होता है वो बाहर जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है उससे कम्युनिकेट करता है, लिंक्ड होता है। ठीक है। लेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ एस को अगर हम स्प्रिंग फोर्स से रिप्रेजेंट करें, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द फल्क्रम ए, जो ये फल्क्रम ए है इसके अबाउट इस बार हम ले रहे हैं मूवमेंट। जैसे उसमें हम आई के अबाउट मूवमेंट ले रहे थे, यहां पर किसके अबाउट ले रहे हैं, फल्क्रम ए के अबाउट हम ले रहे हैं मूवमेंट। ठीक है। तो फल्क्रम ए के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेंगे तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है। तो एक तो ये वाला फोर्स है, इसकी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, A1 डिस्टेंस हो गई। ठीक है। दूसरा m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, वो C1 हो गई। और इस वाले फोर्स की इस वाले पॉइंट A से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई कितनी, स्मॉल B1। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी लिखी है यहां पर देखिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, B1। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, B1। ये वाली डिस्टेंस है B1। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे मूवमेंट हम ले रहे हैं, तो देखिए मूवमेंट लेने पर क्या हो जाएगा, F1 A1 इज इक्वल टू दिस। मतलब F1 किधर फोर्स लग रहा है, देखिए F1 वाला फोर्स किधर है, ये F1 की डिस्टेंस कितनी हो गई, A1। देखिए F1 की डिस्टेंस A1 हो गई। ठीक है। इस वाले फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, इस वाले फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, इस वाले फोर्स की डिस्टेंस है B1। इसका मतलब mg प्लस fs1 प्लस f डिवाइडेड बाई 2 इंटू B1 हो जाना चाहिए, हो गया देखिए। और mg इंटू C1 जो स्मॉल m इंटू जी लग रहा है, ये वाला फोर्स, इससे कितने डिस्टेंस है, देखिए ये C1 डिस्टेंस बता रहा है, ये C1 डिस्टेंस बता रहा है, तो ये C1 हो गया। ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले केस में देखिए, अगर हम इस वाले केस में मूवमेंट ले वापस से फल्क्रम ए के अबाउट, तो इन द सेम मैनर ये चीज निकल के आ जाएगी। इस बार ये वाला केस ये हो जाएगा, हमें मूवमेंट ही लेना है। अब क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। निग्लेक्टिंग द ऑब्लिक्विटी, मतलब क्या है, ऑब्लिक्विटी को हमें निग्लेक्ट करना है। जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्लिक्विटी मतलब, ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है तिरछापन या टेढ़ापन। तिरछापन या टेढ़ापन, जो ऑब्लिक्विटी आ रही है इसमें, ऑब्लिक्विटी का मतलब है, देखिए बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इनिशियली जो A1 है, A1 क्या है जरा आप देखो, A1 इज द, अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले, आप तो आपके समझ में आएगा।
अगर आप देखो बेल क्रैंक लीवर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेल क्रैंक लीवर मैंने बना दिया, दिस इज अ फुलक्रम ए, जो दो लिंक को एक साथ जोड़ा है, मतलब ये कंप्लीट एक लिंक हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने बी बोला है, वर्टिकल डिस्टेंस को हमने ए बोला है, ठीक है। और जब हम इस वाली पोजीशन में आ गए हैं, इस वाली पोजीशन में आ गए, तो असल में ये वाली डिस्टेंस क्या है, इसी डिस्टेंस को तो हमने, इस वाली डिस्टेंस को हमने स्मॉल ए बोला है, इस वाली डिस्टेंस को हमने स्मॉल बी बोला है, देखिए, ठीक है। और जब स्पीड की वजह से बेल क्रैंक लीवर हमारा डिफ्लेक्ट कर गया, स्पीड चेंज होने की वजह से बेल क्रैंक लीवर अब इस वाली पोजीशन में पहुंच गया, मतलब अभी भी ये वाली डिस्टेंस ए होनी चाहिए और ये वाली डिस्टेंस बी होनी चाहिए, ठीक है। मींस दिस डिस्टेंस ये भी अभी ए होनी चाहिए और ये वाली डिस्टेंस बी होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? वैसे ही जब इस वाली पोजीशन में इस तरफ हमारा बेल क्रैंक लीवर शिफ्ट कर गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस ए होनी चाहिए और ये वाली डिस्टेंस हमारी बी होनी चाहिए, ठीक, इतना होना चाहिए। अब कह रहा है कि फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेल क्रैंक लीवर का, अगर उसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसीडर करें, तो ये जो ऑब्लिक्विटी आया है, ऑब्लिक्विटी का मतलब ये हुआ जो यहां पर ए आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये लगभग वर्टिकल मान सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ये जो ऑब्लिक्विटी आई है, टेढ़ा हुआ है ये थोड़ा सा, इसको ए को हम लगभग A1 के बराबर मान सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स। तो इसमें एजम्पशन क्या किया गया है, एजम्पशन ये किया गया है कि निग्लेक्ट ऑब्लिक्विटी, देखिए निग्लेक्ट ऑब्लिक्विटी ऑफ द आर्म इन दैट केस, अगर हम ऑब्लिक्विटी को निग्लेक्ट मान लें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो A1 है वो A2 के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू A। ये देखिए कह रहा है कि यहां पे A बराबर A1 हम मान सकते हैं और यहां पर भी जो A है उस A को हम इस वाले A2 के बराबर लगभग मान सकते हैं। तो इस केस में A बराबर A1 बराबर A2, देखिए यही आ गया हमारा, दिस A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A। इसी तरीके से B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। C क्या है भैया, C देख लीजिए क्या है, C कहां पर है, ये यही है C1। कह रहा है तो अगर ये रॉड लगभग, इसको हम इस वाली लेंथ के बराबर मान रहे हैं, मतलब ये जो लेंथ है इसको हम लगभग इसके बराबर मान लें इस तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस है लगभग 0 के बराबर नहीं हो जाएगी। अगर हम ऑब्लिक्विटी को निग्लेक्ट मान ले, मतलब हम माने नहीं कि ये इस पोजीशन में है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रॉड अभी भी बिल्कुल लगभग सीधी ही है, और अगर ये रॉड लगभग सीधी हो जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, अप्रॉक्स। ये एजम्पशन हम ले रहे हैं इस केस में। तो देखिए यहां पे C1 और C2 क्या हो जाएंगे, लगभग 0 के बराबर हो जाएंगे ये, तो ये C2 भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, दिस इज द एजम्पशन। और अगर ये केस आ जाएगी तो इस वाले फॉर्मूले में देखिए सारी वैल्यूज को पुट करिए, A1 बराबर A2 बराबर A, B1 बराबर B2 बराबर B और C1 C2 को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो ये चीज निकल के आ जाएगी, इक्वेशन हमारी इसमें बदल जाएगी। जो ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में बदल जाएगी। इतना समझ में आ गया? और जब इसमें बदल जाएगा तो क्या करिए, A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 पुट कर दीजिए, ये सारी वैल्यूज, निग्लेक्ट ऑब्लिक्विटी ऑफ द आर्म इन दैट केस, ये वाली वैल्यूज इसमें चेंज हो जाएंगी। अब इसमें चेंज हो गई तो वापस से हम क्या कर रहे हैं, नाउ फ्रॉम अबव इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या करिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 को घटाने के बाद ये चीज निकल के आ जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दें तो क्या चीज निकल के आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करिए, ये निकल के आ जाएगा F2 A2 माइनस F1 A1 इज इक्वल टू, और यहां पे RHS में ऐसे माइनस कर लीजिएगा। और अब आपको पता है, क्या पता है कि यार A1 बराबर A2 है, तो इन दोनों में A को कॉमन ले लीजिए, A1 और A2 दोनों बराबर है A के, उनको कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, F2 माइनस F1। तो देखिए यही तो लिखा है यहां पर, F2 माइनस F1, ब्रैकेट में A ले लिया, और ऐसे ही RHS में mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस करेंगे, FS1 और FS2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करिए, अब FS2 माइनस FS1 को बचा के रखिए, इस 2 का गुणा यहां पर हो जाएगा, A
बी क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से देखिए FS2 माइनस FS1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ A और B इसके नीचे चला जाएगा और यहां बचेगा F2 माइनस F1। ये इक्वेशन निकल के आ गई, वेर थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है। अच्छा, स्लीप मूवमेंट कितना हुआ, ये स्लीप मूवमेंट कितना हुआ, स्लीप मूवमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब हमारा जो स्लीव है वो कितनी ऊपर गया या कितना नीचे गया, जो स्लीव है वो कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, ये कैसे निकालेंगे, इसको देखिए, इसको समझिए। जो स्लीव है कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, इसको हम यहां पे समझेंगे। देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है इसको मैं आपको यहीं समझा दे रहा हूं। देखिए एक तो बेल क्रैंक लीवर की पोजीशन ये है, इनिशियली ये फलक्रम वाला पॉइंट ए हो गया और यहां पर बॉल लगी हुई है। ठीक है, इसकी मैं 2 पोजीशन बना रहा हूं एक साथ, एक पोजीशन में तो ये कुछ इस तरीके से है और दूसरी वाली पोजीशन में ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां से कहीं स्पिंडल एक्सिस पास कर रही है, यहां कहीं से स्पिंडल एक्सिस पास कर रही है, तो पहली वाली डिस्टेंस में दिस इज R1 और दूसरा जब बॉल ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इस वाले केस में ये R2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने Δ1 बोल दिया, इसको मैंने Δ2 डिफ्लेक्शन बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस A है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, B है। दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। बेल क्रैंक लीवर हॉरिजॉन्टल में जितने से मूव करेगा वर्टिकल में भी उतने से ही मूव करेगा। आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, देखिए इसको ऐसा समझिए कि पहली जो पोजीशन है, जो पहली पोजीशन है वो पहली पोजीशन इस तरीके से है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, जब बेल क्रैंक लीवर अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और हायर स्पीड पर बॉल जब बाहर की तरफ चली जाएगी, तो हायर स्पीड पे जब बॉल बाहर की तरफ जाएगी तो वो पोजीशन पूरी की पूरी ये हो गई इस तरीके। तो ये 2 पोजीशन है बेल क्रैंक लीवर की, उनके बीच का जो एंगल बना है उसको थीटा थीटा बोल दिया। वर्टिकल वाली डिस्टेंस को हमने कितना बोला था, वर्टिकल वाली डिस्टेंस को हमने बोला था A, वर्टिकल वाली डिस्टेंस को हमने कितना बोला था, वर्टिकल वाली डिस्टेंस को हमने बोला था A और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने बोला था B। तो ये डिस्टेंस B था और ये डिस्टेंस A। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम निकालते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। इस पूरे को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। यही तो स्लीप मूवमेंट है, स्लीप पहले यहां पे था, यहां से स्लीप ऊपर की तरफ चला गया, तो दिस इज द स्लीप मूवमेंट। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, एंगल है थीटा, ये देखिए एंगल है थीटा इज इक्वल टू आर्क जो हमें निकालना है स्लीप डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस ये कितनी है, इसके डिस्टेंस को हमने b बोल दिया है। अगर ऑब्लिक्विटी को हम निग्लेक्ट माने तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b थीटा। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, b थीटा। तो देखिए स्लीप मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, b इंटू थीटा। अब इस b इंटू थीटा की वैल्यू को हम और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अच्छा अगर हम यहां से भी थीटा निकालना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस थीटा की वैल्यू जरा यहां से निकालिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से देखिए, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इस ट्रायंगल से थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क इस बार इतना है, इतनी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर पूरे में से R2 में से R1 को घटा दें तो ये हो गया R2 माइनस R1। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितनी है इस बार स्मॉल a हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ये थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, उठा के इस थीटा को यहां पर पुट करिए। तो देखिए स्लीप डिस्प्लेसमेंट डेल्टा की वैल्यू, दिस इज द स्लीप डिस्प्लेसमेंट, स्लीप डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इज इक्वल टू b थीटा। और अगर हम थीटा की वैल्यू को उठा के रखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई ए। तो ये होता है स्लीप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है स्लीप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू b इंटू थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, R2 माइनस R1।
R2 क्या है? जब बॉल हायर स्पीड पर बाहर की तरफ चला गया तो वो स्पिंडल एक्सिस से कितनी दूरी पर है? वो है R2। और R1 क्या है? जब लोअर स्पीड पर बॉल स्पिंडल एक्सिस से जितनी भी दूरी पर है वो है R1। उन दोनों को घटाना है। B क्या है? B है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल। और A क्या है? A है वर्टिकल डिस्टेंस, बेल क्रैंक लीवर की वर्टिकल डिस्टेंस। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? बताइए, क्या इतना पॉइंट क्लियर है? स्लीव डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एडिशनल कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। तो जो एडिशनल कंप्रेशन हुआ, एडिशनल कंप्रेशन का मतलब कि स्प्रिंग को तो हमने पहले से ही कंप्रेस किया था, ठीक है, स्प्रिंग को हमने पहले से कंप्रेस किया था। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से, स्प्रिंग को हमने पहले से कंप्रेस किया था, ठीक है। अब अगर स्पीड बढ़ेगी, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, स्पीड अगर बढ़ेगी तो बॉल्स किधर जाएंगी? बॉल्स बाहर की तरफ जाएंगी। और अगर बॉल बाहर की तरफ जाएंगी, देखिए ये था रियल पोजीशन, यहां पे बॉल्स लगी हैं, यहां पे फलक्रम है। अब अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, ओमेगा को बढ़ाएंगे, तो ये बॉल्स किधर जाएंगी? बाहर की तरफ। स्पीड इधर हो जाएगा, मतलब बॉल्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर फोर्स। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट था ये किधर जाएगा? ये पॉइंट ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब ये स्लीव को लिफ्ट करेगा, यहां पर स्लीव भी तो लिफ्ट करेगा। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? अगर स्लीव लिफ्ट करेगा तो क्या स्प्रिंग और कंप्रेस नहीं होगी? यहां पे देखिए, अगर स्लीव लिफ्ट करेगा, ये स्लीव अब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये बॉल बाहर की तरफ जा रही है, इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये ऐसे जाएगा तो ये स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या स्प्रिंग और कंप्रेस नहीं होगी? स्प्रिंग और कंप्रेस होगी। तो वो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ वो हमें निकालना है कि एडिशनल कंप्रेशन। एडिशनल क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो पहले से कंप्रेस थी, लेकिन स्लीव के ऊपर जाने की वजह से वो और कंप्रेस हो गई। कितनी कंप्रेस हो गई वो हमें कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आ गई? तो कितनी कंप्रेस हुई भाई? जितने से स्लीव लिफ्ट करेगा उतने से ही तो कंप्रेस हो जाएगी। जितने से स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा, जितना डेल्टा स्लीव ऊपर उठेगा, उतने से ही तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। तो स्लीव का डिस्प्लेसमेंट हमने अभी कितना पढ़ा? B इंटू थीटा, मतलब B बाई ए ब्रैकेट में R2 माइनस R1, यही तो था स्लीव डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए वही हो गया, B डिवाइडेड बाई ए और ब्रैकेट में R2 माइनस R1, यही तो हो गया स्लीव डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो FS2 माइनस FS1 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज को हमने पुट किया। क्या किया है? देखिए R2 माइनस R1 A, अगर ये स्लीव का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आप जानते हो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? F स्प्रिंग फोर्स होता है, F स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह ये पूरा हो गया, यही तो हो गया जितने से स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। और S को यहां पे हम दिखा रहे हैं, हियर स्मॉल s इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्मॉल s इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर जो K है उस स्प्रिंग कांस्टेंट K को हमने स्मॉल s से दिखाया हुआ है। तो जब हम वापस से सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करने का मतलब देखिए B बाई ए R2 माइनस R1 इंटू एस, ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई है? यहां से। ये देखिए FS2 माइनस FS1 की ये वैल्यू हमने पहले से निकाली है और अभी अभी हमने ये वैल्यू निकाल ली। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या करिए, ये हमने अभी अभी निकाली, नाउ अभी अभी निकाली, और ये पहले सॉल्व किया था हमने, पहले कैलकुलेट किया था, इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट यहां को हम S से दिखा रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को यहां पर हम स्मॉल s से दिखा रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 2a बाई बी स्क्वायर, यहां पर F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये है फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, बिना इनके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए पहला तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करना। दूसरा,
एडिशनल कंप्रेशन, ये वाला फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है कि कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, और तीसरा स्लीव मूवमेंट। ये तीन फॉर्मूले आपको इसमें याद होने चाहिए। क्लियर है? तो इनिशियल कंप्रेशन, देखिए इनिशियल कंप्रेशन कितना था जब स्प्रिंग को हमने इनिशियली कंप्रेस किया था, Fs1 डिवाइडेड बाई S, क्योंकि F बराबर Kx होता है, Fs बराबर K। स्प्रिंग कांस्टेंट को यहां पर हम स्मॉल s से दिखा रहे हैं, और उस वक्त इनिशियली मैंने बोला कि स्प्रिंग को हमने इनिशियली कंप्रेस किया हुआ है, तो उस वक्त जो कंप्रेशन था अगर उसको मैं x1 मान लूं तो वो इनिशियल कंप्रेशन कितना था, Fs डिवाइडेड बाई Fs1 डिवाइडेड बाई स्मॉल s1। देखिए, और बाद में कुछ और भी कंप्रेस हो गया तो वो फाइनल कंप्रेशन कितना हो गया कि पहले से जो कंप्रेशन हुआ था उसमें अगर मैं स्लीव भी तो कुछ उसको कंप्रेस कर रहा है, तो स्लीव मूवमेंट, स्लीव ने जितना मूव किया, स्लीव मूवमेंट वो उतने के बराबर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो वो हमें मिल गई फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन में Fs2 डिवाइडेड बाई स्मॉल s। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया कि ये तो इनिशियल कंप्रेशन हो गया, उस इनिशियल कंप्रेशन में स्लीव के ऊपर जाने की वजह से जो एडिशनल कंप्रेशन हुआ, दिस इज द एडिशनल कंप्रेशन, दिस इज द एडिशनल कंप्रेशन, तो उसकी वजह से जो एडिशनल कंप्रेस हो गया वो हो गया Fs2 डिवाइडेड बाई s। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, Fs2 डिवाइडेड बाई s। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए, इन अ हार्टनेल गवर्नर इफ I spring is greater stiffness is used, then the governor will be। कह रहा है कि अगर हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग हमारा ज्यादा स्टिफ है, मतलब उसकी स्टिफनेस ज्यादा है, तो गवर्नर क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा, आइसोक्रोनस होगा, लेस सेंसिटिव होगा, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। आप सोच के बताओ इसको, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप मतलब आपको सोचना है कि इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अगर इसकी वैल्यू को हम घटा दें या बढ़ा दें तो इसकी वजह से हमारे गवर्नर के वो कितना सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है? वो कितना सेंसिटिव हो जाएगा आपको ये बताना है कि उसकी स्टिफनेस को अगर मैं और बढ़ा दूं, देन द गवर्नर विल बी, वो और सेंसिटिव हो जाएगा या कम सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव होने का मतलब कि जरा सी स्पीड चेंज होने पर वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब, सिस्टम अगर हमारा ज्यादा सेंसिटिव है तो इसका यह मतलब होता है, इसको आप ऐसा समझिए कि अगर कोई थोड़ी सी भी चीज चेंज हुई हमारे सिस्टम में, जरा सा भी चेंज होगा तो हमारा सिस्टम उसको तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। जरा से चेंज को अगर हमारा सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करता है तो हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम हाईली सेंसिटिव है। और अगर थोड़े से चेंज को, अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ हमारे सिस्टम में, उसको हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम लेस सेंसिटिव है, कि सेंसिटिविटी हमारे सिस्टम की कम है। इतना बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इसको आप सॉल्व करिएगा फॉर द होमवर्क। सॉरी, इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया है, दिस क्वेश्चन इज द होमवर्क फॉर यू। इन अ हार्टनेल गवर्नर अगर हम क्या करें, स्टिफनेस को बढ़ा दें, तो स्टिफनेस को बढ़ाने पर हमारा सिस्टम क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा, लेस सेंसिटिव होगा, आइसोक्रोनस होगा, या नन ऑफ एबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज देन द हार्टनेल गवर्नर विल बिकम। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को रखने का मतलब ही है कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार। देखिए पहले ये क्वेश्चन आया है, बाद में फिर ये क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन है दोनों। कह रहा है कि अगर हम स्टिफनेस को ज्यादा कर दें, अगेन स्टिफनेस को अगर हम बढ़ा दें तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा, लेस सेंसिटिव होगा, आइसोक्रोनस होगा, या हंटिंग होगा। स्टिफनेस बढ़ाने का मतलब यह है कि S की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, हमारा सिस्टम और रिजिड हो गया, हमारा सिस्टम और रिजिड हो गया।
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने के बारे में सोचिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन में हिंट बता दिया है। वैसे भी ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। जब मैं क्वेश्चन सीट सॉल्व कराऊंगा तो आप अपने आप से सॉल्व करिए, मैं इस क्वेश्चन को उस वक्त सॉल्व करा भी दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, अपने आप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी जब मैं शीट का क्वेश्चन कराऊंगा उस वक्त मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। क्लियर। दूसरा अगला टॉपिक आता है पिकरिंग गवर्नर। देखिए इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि पिकरिंग गवर्नर का यूज कहां पर करते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है कि पिकरिंग गवर्नर, ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है अभी तक। वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक दो बार बस इससे वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है कि पिकरिंग गवर्नर का यूज कहां करते हैं। तो पिकरिंग गवर्नर का यूज हम करते हैं ग्रामोफोन में। आपको बस इसमें इतना याद रखना है, दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ना है कि पिकरिंग गवर्नर का यूज हम किसमें करते हैं। पिकरिंग गवर्नर का यूज करते हैं हम किसमें, ग्रामोफोन को चलाने में। एक वन लाइनर क्वेश्चन इससे आया हुआ है और वैसे ये हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं। अगर आपको फिर भी और सारी चीजें पढ़नी है तो यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वैसे भी ज्यादा कभी आता नहीं है, लेकिन कभी कभार वन लाइनर क्वेश्चन में बस इतना पूछ लेता है कि ग्रामोफोन में किस गवर्नर का यूज होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्रामोफोन में पिकरिंग गवर्नर का यूज होता है। बस आपको इसमें इतना जानना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये पिकरिंग गवर्नर का फिगर है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है, वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, ना कभी आया है। कभी कभार एक दो क्वेश्चन वन लाइनर आया, वो भी सिर्फ पूछा है कि पिकरिंग गवर्नर का यूज किसमें करते हैं, ग्रामोफोन को चलाने में। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप यूट्यूब पर जाकर पिकरिंग गवर्नर देख सकते हो। ठीक है, आप जाकर इसका एनिमेशन देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हम जल्द चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो टर्म्स आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब जो हम टर्म्स पढ़ेंगे वो टर्म्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए अच्छे खासे। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सेंसिटिवनेस ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, एक होता है सेंसिटिविटी और उसी की तरीके से एक होता है सेंसिटिवनेस। क्या है, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। मतलब हमारे गवर्नर के पास जो सेंसिटिविटी है उसकी क्या लिमिट है, मतलब वो कम सेंसिटिव है या ज्यादा सेंसिटिव है। और सेंसिटिव होने का मैंने आपको मतलब भी बता दिया है कि आप कैसे, सेंसिटिव का मतलब आप जानोगे कैसे कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। क्या मतलब है सेंसिटिविटी, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर हमारे स्पीड में जो स्पिंडल एक्सिस है, स्पिंडल है, अगर उसकी स्पीड में थोड़ा सा भी चेंज हुआ और उस थोड़े से स्पीड चेंज को हमारे गवर्नर ने पिकअप कर लिया, पकड़ लिया। कैसे पकड़ेगा, अगर वो स्पीड चेंज को पकड़ पा रहा है तो तुरंत आपको स्लीव मूवमेंट दिखाई देने लगेगा। जो आपका स्लीव है या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। स्लीव ऊपर नीचे ही मूव कर सकता है। तो अगर थोड़े से चेंज पर, थोड़ी सी स्पीड चेंज पर स्लीव का ऊपर नीचे मूवमेंट चालू हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे गवर्नर की सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसने छोटे से चेंज को क्या कर लिया, पकड़ लिया। छोटे से चेंज को उसने बता दिया कि भाई हमारे सिस्टम में ये स्पीड में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो अ गवर्नर इज सेड टू बी सेंसिटिव when it radially responds to a small speed change। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि गवर्नर को हम क्या बोलेंगे, is said to be sensitive। सेंसिटिव हम कब बोलेंगे गवर्नर को, गवर्नर को हम सेंसिटिव कब बोलेंगे, जब ये क्या करे, इट रेडियली रिस्पॉन्ड्स, ये रिस्पॉन्ड करे। किसको रिस्पॉन्ड करे भाई, स्मॉल चेंज ऑफ स्पीड। स्मॉल चेंज ऑफ स्पीड मतलब स्पीड में जो भी छोटा सा चेंज हुआ है उस छोटे से छोटे चेंज को भी ये रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड करने का सिंपल मतलब है कि स्लीव हमारा ऊपर नीचे मूव करना चालू कर देगा, यही मतलब है। ठीक है, इन जनरल द ग्रेटर द लिफ्ट ऑफ द स्लीव करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, द ग्रेटर इज द
सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर। इसका ये मतलब हुआ, इस वाले पॉइंट का ये मतलब हुआ कि अगर हमारे स्पिंडल जो घूम रहा है, स्पिंडल एक्सिस है, उसकी स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज का मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ कि मान लीजिए पहले हमारा गवर्नर 350 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था, अब वो 355 आरपीएम पे रोटेट करने लगा। तो थोड़े से स्पीड चेंज पर अगर हमारा स्लीव ऊपर नीचे मूव करने लगे, मतलब आप उसके मूवमेंट को पकड़ पाओ, तो क्या बोलेंगे? तो इस फ्रैक्शनल चेंज की स्पीड को भी अगर हमारा गवर्नर पकड़ पाए, जिसकी वजह से लिफ्ट होने लगे, स्लीव हमारा ऊपर या नीचे जाने लगे, तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर इज द सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर, कि हमारे गवर्नर की सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा है। क्या इस बात को आप समझ पाए? अगर वो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड को भी रिस्पॉन्ड करे, कौन? गवर्नर। अगर गवर्नर हमारा फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड को भी रिस्पॉन्ड करे, तो हम बोलेंगे कि हमारे सिस्टम की सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? देखिए, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। अब सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, इट मे ऑल्सो बी स्टेटेड इन अनदर वे। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, दैट फॉर अ गिवन लिफ्ट of the sleeve, the sensitiveness of the governor increases as the speed range decreases। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, एक तो ये हुआ मतलब, देखिए, एक तो ये मतलब हुआ कि स्पीड में थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब डेल्टा एन, डेल एन, इसको हम डेल्टा एन भी नहीं बोलेंगे, डेल एन बोलेंगे, क्योंकि छोटे से स्पीड चेंज की बात कर रहे हैं। डेल्टा एन थोड़ा सा फ्रैक्शनल चेंज हुआ, थोड़ा सा फ्रैक्शनल चेंज हुआ, और इस फ्रैक्शनल चेंज की वजह से हमें क्या मिला? एच की वैल्यू मिली। फ्रैक्शनल चेंज की वजह से हमारा जो लिफ्ट स्लीव है, स्लीव मूव करना स्टार्ट कर दिया। हमारे स्लीव ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डेल्टा एन मतलब थोड़े से स्पीड चेंज की वजह से स्लीव ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो भी हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे सिस्टम इज गवर्नर इज हाईली सेंसिटिव। ठीक है, या तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब हम लिफ्ट को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर दे रहे हैं कि गवर्नर का जो लिफ्ट है, स्लीव जो लिफ्ट कर रहा है, जो स्लीव लिफ्ट कर रहा है, जो स्लीव लिफ्ट कर रहा है, वो इसी डिस्टेंस के बीच कर रहा है, इसी एच में कर रहा है, लेकिन अब और कम स्पीड को रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब बात को समझिएगा, बस एक लाइन में बोलने वाला हूं कि मान लीजिए कि जब पहले स्लीव लिफ्ट कब कर रहा था? मान लीजिए जब 350 आरपीएम पे गवर्नर हमारा रोटेट कर रहा था। ठीक है, 350 आरपीएम पे, और हमने स्पीड को 355 कर दिया, मान लीजिए 355 आरपीएम कर दिया, जिसकी वजह से स्लीव ने लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर नीचे लिफ्ट कर रहा है। अब अगर ये और कम स्पीड पे रिस्पॉन्ड करने लगे, मतलब अगर ये 350 के पहले ही रिस्पॉन्ड करने लगे, मतलब अब ये 340 पर या 335 पर या 330 पर या 345 पर अगर ये उस स्पीड के पहले ही रिस्पॉन्ड करने लगे, उसके पहले ही स्लीव हमारा लिफ्ट करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी एक तरीका है सेंसिटिविटी को बताने का कि ये हमारा जो गवर्नर है हाईली सेंसिटिव है, कि ये पहले वाली स्पीड के पहले ही रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, मतलब गवर्नर हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये इन दो तरीकों से हम सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जो सेंसिटिवनेस है उसको डिफाइन करने का जो फॉर्मूला है, दिस इज रॉन्ग। मैक्सिमम केसेस में आपको ये तरीका मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, तो इस पर आप नहीं जाएंगे। जो सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला है, सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला ये होता है।
दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, दिस इज द एन मीन, यहां पर एन मीन आएगा। ठीक है, सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है, एन मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। ठीक है, सेंसिटिवनेस इज इक्वल टू एन मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। एन मीन क्या होता है, किसी भी चीज का मीन निकालने का तरीका होता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। उसमें क्या लिखा हुआ था, ये वाली चीज ऊपर थी और एन मीन नीचे था, देखिए इसमें, जो कि गलत है। जो करेक्ट फॉर्मूला होता है ये होता है एन मीन ऊपर होगा, n1 माइनस n2 नीचे होगा। तो ये है सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला, एन मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। क्लियर, वेयर n इज द मीन स्पीड, मीन स्पीड निकालने का पता है आपको, एन मीन इज इक्वल टू n1 प्लस n2 divided by 2, where n1 is the minimum speed corresponding to the full load condition and n2 is the maximum speed corresponding to the no load condition। n2 तब की स्पीड है जब हमने कोई लोड नहीं लगा रखा है, नो लोड कंडीशन, और n1 तब की स्पीड है मैक्सिमम मिनिमम स्पीड टू द फुल लोड कंडीशन, जब हमने फुल लोड लगा रखा है। तो उस वक्त क्या होगी, आपको पता होना चाहिए, जब हम लोड लगा देंगे तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। जब हम गवर्नर पर, इंजन पर लोड लगाते हैं तो स्पीड कम होती है। तो देखिए, जब फुल लोड लगा देंगे तो स्पीड उस वक्त क्या हो जाएगी, कम होगी, मतलब मिनिमम स्पीड। और जब कोई लोड नहीं होगा तो उस वक्त स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो नो लोड पे क्या है, देखिए मैक्सिमम स्पीड है। तो ये n1 n2 हो गया, जहां से n हम निकाल सकते हैं। और सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला S इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है क्या होता है अभी अभी, n मीन डिवाइडेड बाई n मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर, बताइए सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी का अभी अभी हमने पढ़ा क्या, n मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। देखिए कहां पर लिखा है, n मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। n मीन, तो n मीन क्या होता है, n1 प्लस n2 बाई 2। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला होगा। लेकिन यहां पे एक मिसप्रिंट है, यहां पर ब्रैकेट में क्या होगा, n1 माइनस n2। n1 माइनस n2, असल में ये क्या है, इस तरीके से होता है ना, n मीन डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2, यही तो होता है फॉर्मूला। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, n मीन की जगह क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, और n मीन की जगह, ये इसकी जगह क्या है, n1 माइनस n2। देखिए अगली चीज आती है हंटिंग। हंटिंग क्या होता है, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज डिजायरेबल क्वांटिटी। अब देखिए जो सेंसिटिवनेस है हमारे गवर्नर की, हमें चाहिए कि हमारा गवर्नर क्या हो, सेंसिटिव हो, तभी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। अरे भाई, सेंसिटिवनेस होने का या सेंसिटिविटी होने का क्या मतलब है, कि जब लोड लगेगा, इंजन पर लोड लगेगा, उसकी स्पीड बदलेगी। जब लोड लगेगा तो स्पीड कम होगी, और लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। मतलब जब स्पीड चेंज होगी तो हमारा स्लीव ऊपर नीचे मूव करेगा। तो यही तो गवर्नर का काम है। तो आप सोचो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते कि आपके पास गवर्नर स्लीव ऊपर नीचे मूव करे, तभी तो वो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि स्लीव का ऊपर या नीचे मूवमेंट हो, तभी वो क्या कर पाएगा, वो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा, स्पीड को कंट्रोल कर पाएगा। तो देखिए, हम अपने सिस्टम में चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या हो, सेंसिटिविटी हो, मतलब जो भी स्पीड में चेंज हो रहा है उसकी वजह से स्लीव का मूवमेंट हमें मिले। ठीक, तो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज अ डिजायरेबल क्वालिटी। डिजायरेबल क्वालिटी है। हाउएवर इफ अ गवर्नर इज टू सेंसिटिव, इट में फ्लक्चुएट कॉन्टिन्यूसली। अब देखिए, हमें सेंसिटिविटी चाहिए तो, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं चाहिए। देखिए, हमें यह चाहिए कि जब लोड लगाया तो लोड लगाने पर स्पीड बदली, स्पीड जो बदली जिसकी वजह से हमारा गवर्नर स्लीव ऊपर नीचे मूव करेगा। लोड लगाने पर स्पीड बदली और उस स्पीड के बदलने की वजह से स्लीव मूवमेंट होगा।
लेकिन हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव अपना सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद सोचो जरा सी स्पीड चेंज होगी, फ्रैक्शनल चेंज, मतलब अभी हमने बस लोड लगाया ही, लोड पूरी तरीके से लगा भी नहीं, बस लोड लगा ही रहे हैं और जरा सा लोड लगने से तुरंत स्पीड बदल गई, और अगर उस थोड़ी सी स्पीड चेंज को भी अगर हमारा गवर्नर पकड़ पा रहा है, मतलब वो इतना सेंसिटिव है कि जरा सी स्पीड चेंज हुई और तुरंत गवर्नर ने उसको पकड़ लिया, मतलब स्लीव मूवमेंट फटाफट चालू हो जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो थोड़ी सी स्पीड चेंज को भी पकड़ लेगा, मतलब जो हमारा स्लीव है लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, और अगर वो लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा तो हमारे सिस्टम में वाइब्रेशंस आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा सेंसिटिव गवर्नर नहीं चाहिए। सेंसिटिविटी जरूरी है, बट टू मच सेंसिटिविटी इज नॉट नेसेसरी। हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव गवर्नर नहीं चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, देखिए, हाउ वेयर इफ अ गवर्नर इज टू सेंसिटिव। अगर गवर्नर हमारा क्या है, टू सेंसिटिव है, इफ अ गवर्नर इज टू सेंसिटिव, अगर गवर्नर हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो क्या हो जाएगा, इट में फ्लक्चुएट कॉन्टिन्यूअसली। वो क्या होगा, वो लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा ऊपर नीचे, वो लगातार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा, और हमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ फ्लक्चुएशन इज प्रोनाउंस्ड एज हंटिंग। इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना ऑफ फ्लक्चुएशन इज प्रोनाउंस्ड एज हंटिंग, मतलब अगर हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो जो स्लीव है, वो स्लीव यहां पर जो हमने स्लीव बनाया था, वो स्लीव लगातार ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहेगा। क्या करता रहेगा, वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसी कॉन्टिन्यूअस फ्लक्चुएशन को, मतलब जरा सी स्पीड बदली ऊपर गया, फिर स्पीड बदली नीचे आया, फिर स्पीड बदली नीचे, तो ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करता रहेगा। और ये कब होता है, जब हमारा सिस्टम क्या हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, हाईली सेंसिटिव हो, या टू सेंसिटिव हो, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम अपने सिस्टम में टू मच सेंसिटिव नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, हमें नहीं चाहिए। हमें सेंसिटिविटी चाहिए लेकिन थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये जो कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएशंस होता है, कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे, इसी को हम क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। इट इज वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ स्लीप बिटवीन द स्टॉपर्स। जो हम स्टॉपर्स, आपको याद होगा जब हम गवर्नर पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने जो स्टॉपर्स लगाए थे, स्टॉपर्स लगाए थे, एक स्टॉपर यहां पे लगाया था और एक स्टॉपर यहां पे लगाया था। तो जो हमने स्टॉपर्स लगा रखे थे, और स्टॉपर्स के बीच लगातार कभी स्लीव ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे, कभी ऊपर, तो इन्हीं स्टॉपर्स के बीच लगातार फास्ट मूवमेंट करता रहेगा, और इसी कॉन्टिन्यूअस फास्ट मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, हंटिंग। क्लियर। When the speed of the engine fluctuate continuously above and below the mean speed, then the governor is said to, क्या कहा जाता है उसको, हांट कहा जाता है, कि गवर्नर हांट है। मतलब स्टॉपर्स के बीच यहां पर क्या है, हमारा स्लीव लगातार ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मीन स्पीड के अबाउट, तो उसको बोलते हैं हम हांटिंग। आइसोक्रोनिज्म देखिए, आइसोक्रोनिज्म क्या होता है, अ गवर्नर विद सेंसिटिविटी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब जब हमारे गवर्नर की सेंसिटिविटी क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तब हम कहते हैं हमारा सिस्टम क्या है, आइसोक्रोनस गवर्नर है। तब हमारा गवर्नर क्या होगा, आइसोक्रोनस गवर्नर। अब देखिए सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा था, ध्यान से देखिए, सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एन मीन डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2। सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, N मीन डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2, ठीक है। अगर इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर N1 की वैल्यू N2 के बराबर हो जाए, अगर N1 की वैल्यू N2 के बराबर हो जाए तो सेंसिटिवनेस कितना हो जाएगा, N डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2,
n1 n2 अगर बराबर हो गया 0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब सेंसिटिवनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। बात समझ में आया? सेंसिटिवनेस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। कब? जब हमारा n1 बराबर n2 हो जाए तो इस केस में जब हमारे गवर्नर की सेंसिटिवनेस या सेंसिटिविटी कितनी आ जाए, इंफिनिटी आ जाए, उस वक्त हम अपने गवर्नर का नाम रखते हैं क्या, आइसोक्रोनस गवर्नर या आइसोक्रोनिज्म बोलते हैं। आइसोक्रोनस गवर्नर या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइसोक्रोनिज्म। क्लियर? देखिए, अ गवर्नर विथ सेंसिटिविटी इक्वल टू इंफिनिटी, जब उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, इज ट्रीटेड एज आइसोक्रोनस गवर्नर। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ स्लीव्स गवर्नर हैज सेम स्पीड। मतलब क्या हुआ कि स्लीव का मूवमेंट कुछ भी हो, हमारे गवर्नर की स्पीड क्या होगी, हमेशा सेम होगी। आपको याद होगा n1 n2 को हमने क्या बोला था, n1 n2 क्या था, n1 फुल लोड कंडीशन और n2 नो लोड कंडीशन। याद आ रहा है? n1 n2 याद आ रहा है? n1 को हमने क्या बोला था, नो लोड कंडीशन की स्पीड, और n2 को क्या बोला था हमने, फुल लोड कंडीशन की स्पीड। यहां देखिए, n1 को हमने बोला था फुल लोड कंडीशन की स्पीड और n2 को हमने बोला था नो लोड कंडीशन की स्पीड। ठीक है? तो जब वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब हर एक कंडीशन में हमारा गवर्नर की स्पीड क्या है, सेम है। मतलब स्लीव चाहे यहां पर हो, मान लीजिए अगर हमने ये स्टॉपर्स लगा दिए, यहां पर एक स्टॉपर है, यहां पर नीचे स्टॉपर है, और जो स्लीव है किसी भी पोजीशन में हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, हर एक पोजीशन में स्लीव की किसी भी पोजीशन के लिए, स्लीव के किसी भी पोजीशन के लिए गवर्नर की जो स्पीड है वो अगर सेम है हर एक कंडीशन में, मतलब n1 बराबर n2 हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा गवर्नर क्या हो जाएगा, आइसोक्रोनस गवर्नर हो जाएगा, और इसकी सेंसिटिविटी हो जाएगी इंफिनिटी। और इस पूरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोक्रोनिज्म। गवर्नर का आइसोक्रोनस होना ही क्या कहलाता है, आइसोक्रोनिज्म। क्लियर? इट मींस इट हैज जीरो रेंज ऑफ स्पीड। मतलब अगर n1 और n2 बराबर हो गए तो रेंज ऑफ स्पीड कैसे निकाला जाता है, रेंज निकाला जाता है n1 माइनस n2 करके। करिए, n1 माइनस n2, अगर n1 और n2 बराबर हो गए तो रेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए, इट हैज जीरो रेंज ऑफ स्पीड। ठीक है? दूसरा, एन आइसोक्रोनस गवर्नर इज नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू फ्रिक्शन एट द सील। अब ये सारी की सारी कह रहा है ये मनगढ़ंत बातें हैं, असल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यार हमारे सिस्टम में फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और अगर जरा सा भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो वो हमारी स्पीड को तो बदल ही देगा। कुछ भी होगा, फ्रिक्शन हमारी स्पीड को बदल ही देगा, कुछ भी हो जाए। तो कह रहा है अगर स्पीड बदल जाएगी तो आइसोक्रोनिज्म की कंडीशन लागू ही नहीं हो पाएगी। आइसोक्रोनिज्म की कंडीशन लागू ही कब हो रही है, जब हमारे गवर्नर की स्पीड हर एक कंडीशन में क्या है, सेम है। अगर हमारे गवर्नर की स्पीड स्लीव के किसी भी पोजीशन के लिए सेम हो, हर एक कंडीशन में सेम हो, स्पीड उसकी एक ही स्पीड है, बदल ही नहीं रही है, चाहे स्लीव कहीं पर भी हो। ठीक? तो इसका मतलब n1 बराबर n2 हो जाए, हर एक कंडीशन में स्पीड सेम हो, तो ये तो आइडियल कंडीशन है। असल में क्या होता है, स्लीप पर फ्रिक्शन होने की वजह से उसकी स्पीड कुछ ना कुछ बदल जाती है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। वही कह रहा है, एन आइसोक्रोनस गवर्नर इज नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू फ्रिक्शन एट द स्लीप, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो वो स्पीड को तो बदल ही देगा। अब पेंडुलम टाइप गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस। कह रहा है जो पेंडुलम टाइप गवर्नर होता है, पेंडुलम टाइप गवर्नर जो हमने वॉट गवर्नर पढ़ा था, वो आइसोक्रोनस कभी नहीं हो सकता। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कैन बी आइसोक्रोनस अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। दिस इज अ नोट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। कैसे होता है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी हम देख नहीं सकते इसको, क्योंकि मुझे कंपेयर कराना पड़ेगा। इन दोनों को आप नोट पॉइंट की तरीके से याद रख लीजिएगा कि वॉट गवर्नर जो पेंडुलम टाइप गवर्नर था वो आइसोक्रोनस नहीं हो सकता, जबकि हार्टनल गवर्नर आइसोक्रोनस हो सकता है।
तो दिस इज अ नोट पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा। इन दोनों पॉइंट को हम बाद में समझेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम बाद में समझेंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कैन बी आइसोक्रोनस, हो सकता है आइसोक्रोनस कौन, स्प्रिंग कंट्रोल, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। द आइसोक्रोनिज्म इज अ स्टेज ऑफ, क्या होता है जब इनफाइनाइट सेंसिटिविटी हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी, तो ऑप्शन नंबर ए। द सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है, आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी कितनी होती है, इन्फिनिटी। बार बार क्वेश्चन पूछे गए भर भर के। अब देखिए स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, अ गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमारा गवर्नर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कहलाएगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखिए every equilibrium speed having its unique radius of rotation and every equilibrium radius is having its unique equilibrium speed. The restoring force should be quite dominant as compared to disturbing force. ये कह रहा है कि हमारे जो बॉल की पोजीशन है, जो गवर्नर में हमने जो बॉल लगा रखी थी, उस बॉल की पोजीशन अगर किसी भी स्पीड के लिए फिक्स हो जाए, मतलब वो स्पीड बदल ही नहीं रही है, स्पीड कुछ भी हो जाए उसकी पोजीशन बदल ही नहीं रही है। आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलते हो किसी को, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये मतलब हुआ कि वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, वहां से हिल ही नहीं रहा है, उस पर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। आप इक्विलिब्रियम कब बोलते हो किसी भी चीज को, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए मतलब उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई, मतलब इस बार इस कंडीशन में उसका आर नहीं बदल रहा है, ठीक है। और ऐसा कब हो जाएगा, एक तो है उसको डिस्टर्ब कराने वाला फोर्स और एक तो है रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो उसको उसकी कंडीशन में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और एक फोर्स ऐसा है जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। एक फोर्स ऐसा है जो बॉल को उसकी पोजीशन से हटाना चाहता है और एक फोर्स ऐसा है जो उसको उसी की पोजीशन में वापस लाना चाहता है। तो जो फोर्स बॉल को, जो बॉल्स लगी हैं, आर्म पर बॉल्स लगी हैं, उनको वापस उसी की पोजीशन में बनाए रखने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, वो फोर्स जो बॉल्स को, जो आर्म पर बॉल्स लगी थी, उनको उसी की कंडीशन में बनाए रखने की कोशिश करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करने का देखिए शब्द से ही आप समझिए, रीस्टोर मतलब किसी चीज को स्टोर करना, वापस से पहले जैसा बना देना, ठीक है। और एक होगा डिस्टर्बिंग फोर्स, मतलब वो फोर्स जो उसको उसकी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा है। तो जब रीस्टोरिंग फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब जो उसको बेकार करने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स जो बॉल्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उससे ज्यादा हो गई तो उस वाले केस में हम बोलेंगे कि हमारा गवर्नर क्या हो गया, स्टेबल गवर्नर हो गया। उस वाले केस में हमारा गवर्नर कैसा हो जाएगा, स्टेबल गवर्नर हो जाएगा। देखिए इन कंडीशंस को पढ़िए, देखिए आप कैसे पहचानोगे कि स्टेबल गवर्नर है कि नहीं है, तो ये 3 कंडीशंस है स्टेबल गवर्नर की। देखिए अगर रेडियस बढ़ने पर स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पीड बढ़ाओगे तो आपको आर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये वाली कंडीशन। देखिए मैं दिखा देता हूं वापस से, उसी वॉट गवर्नर की फिगर को जरा याद करिए, उसी वॉट गवर्नर की फिगर को याद करिए। ये बॉल्स लगी है यहां पर, ये स्पिंडल एक्सिस जा रहा है और यहां पे स्लीव लगा था इस तरीके से, यहां पे बॉल्स थी, ठीक है, और यहां आर्म थी। इसी डिस्टेंस को हमने आर बोला हुआ था। तो जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने पर क्या होगा, ये बॉल्स दूर दूर जाएंगी क्योंकि इस पर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ जाएंगी। तो स्पीड बढ़ने पर आर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। और जब स्पीड कम होगी तो आर भी क्या होगा, ये भी कम होगा। तो इस टाइप के गवर्नर को हम बोलते हैं दीज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर रेडियस बढ़ने पर स्पीड बढ़े और रेडियस कम होने पर स्पीड कम हो,
मतलब जैसा वेरिएशन रेडियस का है वैसा ही वेरिएशन स्पीड का हो जाए, जैसा वेरिएशन रेडियस का है वैसा ही वेरिएशन स्पीड का हो जाए तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इनके बीच अपोजिट रिलेशन है, मतलब आर बढ़ने पर, रेडियस बढ़ने पर स्पीड कम हो रही है और रेडियस कम होने पर स्पीड बढ़ रही है, मतलब इन दोनों में इस बार अपोजिट रिएक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? आर और स्पीड का, रेडियस का और स्पीड का रिस्पांस बिल्कुल एक जैसा होगा। मतलब अगर रेडियस बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी और रेडियस कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रेडियस और स्पीड का जो भी वेरिएशन होगा वो अपोजिट होगा, मतलब एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आर को बदलने पर, आर मतलब आप बॉल्स की पोजीशन कुछ भी कर दो, कभी स्पीड बदल ही नहीं रही है। स्पीड हर एक पोजीशन में क्या है? सेम है, कभी स्पीड बदल ही नहीं रही है। चाहे आप बॉल्स को यहां पे रख दो, देखिए, चाहे बॉल्स को आप, ये स्पिंडल एक्सिस हो गई, ये बॉल्स हैं, ठीक है, और यहां से स्लीव कनेक्टेड है इस तरीके से। तो कह रहा है कभी आप बॉल्स को चाहे इस वाली पोजीशन में ले आओ, कभी बॉल्स को यहां पे ले आओ इस वाली पोजीशन पे। आप आर को चाहे जितना बदल दो, कभी आर इतना होगा, कभी आर इतना होगा और कभी आर इतना होगा, लेकिन हर एक पोजीशन में एन कांस्टेंट है, स्पीड उसकी बदल ही नहीं रही है। ये जो स्पिंडल एक्सिस है इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ये बदल ही नहीं रहा। तो ऐसे गवर्नर को हम बोलते हैं क्या? आइसोक्रोनस गवर्नर। ऐसे गवर्नर को हम बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर, या इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब आर चेंज करने पर स्पीड बदल ही नहीं रही तो ऐसे गवर्नर को हम बोलेंगे क्या? आइसोक्रोनस गवर्नर, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन कंडीशंस याद रखनी है कि अगर आर जो रेडियस है और स्पीड का वेरिएशन सेम है, मतलब एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है, और अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, बिल्कुल सेम वेरिएशन है, आर बढ़ने पर एन बढ़े और आर कम होने पर एन कम हो, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर रेडियस और स्पीड का वेरिएशन अपोजिट हो, मतलब एक चीज घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? और तीसरा, आर के साथ कुछ भी करिए आप, चाहे रेडियस को बढ़ाइए या रेडियस को कम करिए, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पीड हर एक कंडीशन में सेम है, कांस्टेंट है। तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और ऐसे गवर्नर को हम बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। क्या इतना क्लियर है? सो सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी आर अपोजिट प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए जो चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कम सेंसिटिव होगा। जो स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी है ये दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी हैं। अगर कोई चीज स्टेबल है तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, और अगर अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं तो सिस्टम में कोई चेंज आएगा नहीं, और अगर सिस्टम में कोई चेंज आएगा नहीं तो सेंसिटिविटी को हमारा गवर्नर पकड़ ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे? इसलिए सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी दोनों अपोजिट हैं। It means when sensitivity increases, stability decreases and vice versa. This is an important point. याद रखिएगा इसको। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर भाई सिस्टम हमारा स्टेबल है तो वो कम सेंसिटिव होगा, क्योंकि स्टेबल है तो अपनी पोजीशन में बैठा रहेगा, दाढ़ लगा के अपनी पोजीशन में बैठा रहेगा, हिलेगा ही नहीं। और जब वो अपनी पोजीशन में से मूव ही नहीं करेगा तो स्लीव का मूवमेंट होगा ही नहीं, और स्लीव का मूवमेंट नहीं होगा तो सेंसिटिविटी आप बता ही नहीं पाओगे। क्लियर है पॉइंट? ये क्वेश्चन आप करिएगा, गवर्नर इज स्टेबल व्हेन द, इसको होमवर्क में मैं आपके लिख देता हूं या क्वेश्चन सॉल्व भी करा देता हूं। देखिए, गवर्नर इज स्टेबल कब स्टेबल होता है? रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स डिक्रीजेस नहीं, जब वो एक पोजीशन में बना हो। देखिए, स्टेबल गवर्नर हमने क्या पढ़ा था? ये कंडीशन देख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली। देखिए इसमें रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल्स डिक्रीजेस एज द इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीजेस। देखिए, स्टेबल में हमने पढ़ा है कि अगर आर बढ़ रहा है तो एन भी बढ़े, और अगर आर कम हो रहा है तो एन भी कम हो, मतलब दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन ही मिल गया। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, तो स्पीड भी क्या हो रही है? कम हो रही है।
यही तो हमने स्टेबल, देखिए स्टेबल में यही तो पढ़ा था हमने कि स्पीड कम हो, आर कम हो तो स्पीड भी कम हो, और अगर आर बढ़े तो स्पीड भी बढ़े, तभी स्टेबल होगा। और अगर इनका रिलेशन अपोजिट हो गया कि आर बढ़ने पर स्पीड कम हो रही है तो अनस्टेबल, या आर कम होने पर स्पीड बढ़ रही है, अपोजिट नेचर हो गए तो अनस्टेबल। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए द गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेज। तो देखिए अनस्टेबल में हमने अपोजिट पढ़ा है, मतलब आर बढ़ने पर एन कम होना चाहिए और आर कम होने पर एन बढ़ना चाहिए। तो देखिए इक्विलिब्रियम स्पीड को क्या कर रहे हैं हम? बढ़ा रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं तो आर को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो इसको क्या करना पड़ेगा? रेडियस ऑफ रोटेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? एफर्ट ऑफ गवर्नर, देखिए अब यहां तक हमने आज कवर किया हुआ है। एफर्ट ऑफ गवर्नर से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ट्राई करेंगे अपने गवर्नर वाले चैप्टर को फिनिश करने के बारे में। ठीक है? तो जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उनको आप रिवाइज करिएगा। ठीक है? क्वेश्चंस जो होमवर्क के लिए दिए हैं उनको सॉल्व करिएगा और पिछली चीजों को भी रिवाइज करिएगा। देखिए रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन करते रहिए तभी चीजें दिमाग में आपके बने रहेंगी, अदरवाइज उड़ जाएंगी। क्लियर? तो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपने एफर्ट ऑफ गवर्नर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।